हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस बाय पवन सर। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो स्टडी किए थे वो केमिकल रिएक्शन और उसके टाइप्स को हमने स्टडी किए। ठीक है, तो आज के जो इस प्रेजेंट लेक्चर के अंदर हम जो नेक्स्ट 2 टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शन के, उनको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले कुछ एक क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि डाइजेशन ऑफ फूड किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। डीकम्पोजिशन या आप कह सकते हो डिसोसिएशन रिएक्शन होती है। ठीक है, या आप इसको कह सकते हो अपघटन अभिक्रिया के अंदर आती है। क्यों? क्योंकि जो हम फूड लेते हैं तो उस फूड का क्या होता है, बॉडी के अंदर क्या है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उससे क्या है सिंपल में टूटता जाता है, यानी जटिल से क्या है साधारण या साधारण रूप के अंदर क्या होता है, जो फूड है उसका डिग्रेडेशन होता जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग को अगर पूछें तो कंपोस्टिंग जो है ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन के अंदर आती है, तो इसमें होता है क्या, एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, यानी ये क्या होगी ऊष्माक्षेपी यानी एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन होगी, एक्जोथर्मिक, या आपसे पूछ ले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो हमने ऊष्माक्षेपी या एक्जोथर्मिक को स्टडी किया था किसमें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। कॉम्बिनेशन मतलब आपने स्टडी किया था किसमें, श्योंजन अभिक्रिया के अंदर। तो ये किसका एग्जाम्पल आएगा, श्योंजन अभिक्रिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो दिया श्वसन या रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, जो भी फूड हमने खाया है यानी जो भी भोजन हमने लिया है तो वो टूट के सिंपल फॉर्म यानी ग्लूकोज में बदल जाता है, और उस ग्लूकोज से बॉडी जो एनर्जी जो गेन करती है, मतलब उससे ऊर्जा प्राप्त करती है, तो वो कौन से प्रोसेस के अंदर आता है, तो उसमें इसने बताया कि जो रेस्पिरेशन या श्वसन जो है वो आएगी किसके अंदर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो हम भोजन खाते हैं या जो हमने फूड लिया है उसका सबसे सिंपल रूप जो होता है वो होता है ग्लूकोज, और जो ग्लूकोज है वो हमें पता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर डिसोसिएट हो जाती है किसमें, CO2 के अंदर, H2O के अंदर, और साथ में क्या निकलती है, एनर्जी, और वही एनर्जी हमारी बॉडी यूज़ करती है अपने जितने भी वर्क होते हैं उनके अंदर। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, तो वो किस टाइप की जो रिएक्शन है उस कैटेगरी के अंदर आएगी। ठीक है, तो ये हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर कौन सी आती है, रेस्पिरेशन और श्वसन। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट जो टाइप्स है वो हम स्टडी करने वाले हैं वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनको आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपने को दे रखी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जो थर्ड टाइप्स की केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, वो अपने को दी है कौन सी, डिस्प्लेसमेंट, या आप उसको बोल सकते हो विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो डिस्प्लेस का मतलब क्या होगा, यानी प्लेस से हटा देना। जैसे नाम से ही पता चलता है ये प्लेस था और यहाँ से डिस कर दिया। मतलब इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शन जो होती है उनमें क्या होता है, कोई भी जो एलिमेंट होता है वो दूसरे एलिमेंट्स को उसके कंपाउंड से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। या हम कह सकते हैं कि कोई एलिमेंट जो है वो किसी दूसरे कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसकी जो प्लेस है या उसकी पोजीशन को ले लेता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा किसमें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो इसके अंदर हम लिखेंगे कि किस टाइप की रिएक्शन होती है, वो केमिकल रिएक्शन होती है द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट टेक्स द पोजीशन ऑफ other element in a compound। या तो यही कह सकते हैं, या दूसरी टर्म में इसको ये भी कह सकते हैं कि इसमें तो हमने देखा कि कोई कंपाउंड के अंदर कोई एलिमेंट है उसकी पोजीशन क्या है, दूसरे एलिमेंट्स ने ले लिए। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि दोज
those reaction in which a highly reactive element displace a low reactive element from its compound, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन होगी जिसके अंदर क्या होगा, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स जो है वो एक लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि उस टाइप की रिएक्शन जिसके अंदर कोई भी जो एटम है या जो ग्रुप ऑफ एटम है वो कोई दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से किसी मॉलिक्यूल के अंदर रिप्लेस हो जाए। ठीक है, तो वो भी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ठीक है, हिंदी में अगर हम देखें तो हिंदी में इसको हम कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक में उपस्थित दूसरे तत्व से विस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। या हम कह सकते हैं ऐसी अभिक्रिया, अभी इसके हम एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक या विलयन से विस्थापित कर देता है, तो वह अभिक्रिया कौन सी होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे क्योंकि ये एग्जाम्पल से क्लियर होगी। ठीक है, तो इसमें आप देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या आप कह सकते हो जो विस्थापन अभिक्रिया है, इसके एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो पहली बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो अभिक्रिया होती है ना, इस अभिक्रिया के अंदर जो विस्थापन होगा या जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर होगा, मतलब कोई घोल होना चाहिए, कोई विलयन बना होना चाहिए। जैसे आपने क्या किया, कॉपर सल्फेट जिसको नीला थोता बोलते हैं, ठीक है, नीले रंग का होता है। ठीक है, और उसका एक्वा सॉल्यूशन यानी जलीय घोल दिए और इसमें आपने डाल दी जिंक। ठीक है, तो क्या हुआ, इस रिएक्शन में आप देखोगे कि जिंक जो है वो क्या कर रहा है, कॉपर को उसके सॉल्यूशन से या उसके यौगिक से क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। ठीक है, हमने पता है कि ये जो जिंक है ना, ये कॉपर को हटा देगा और उसकी जगह क्या ले रहा है, खुद ले रहा है। तो इस टाइप की जो भी अभिक्रिया होती है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो, जैसे जिंक है, आपने इसको सल्फ्यूरिक एसिड में डाला तो जिंक ने क्या किया, जिंक ने हाइड्रोजन को वहाँ से हटा दिया और उसके साथ क्या बना लिया, अपना एक कंपाउंड बना लिया, जिंक सल्फेट।
ठीक है, तो ये भी क्या एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसी तरह आप देख सकते हो कि अगर आपने कॉपर यानी जो तांबा है उसको डाला किसमें, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाला, तो जो कॉपर था उसने क्या किया, सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, उसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अगर यही रिएक्शन आप उल्टा करवाओ कि जो सिल्वर है और उसको आप डालते हो किसमें, कॉपर नाइट्रेट में, ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो कॉपर होता है वो सिल्वर से क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसके लिए अपने को केमिस्ट्री के अंदर दी हुई है एक रिएक्टिविटी सीरीज, क्या दी है, रिएक्टिविटी सीरीज, या उसको हम बोलते हैं अभिक्रियाशीलता श्रेणी, अभिक्रियाशीलता श्रेणी। ठीक है, तो इस श्रेणी के अंदर जो तत्व या जो एलिमेंट सबसे हाईएस्ट पोजीशन में होते हैं, जो सबसे ऊपर होते हैं, वो क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जो अपने से जो लो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या करेंगे, उनके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके 10th लेवल में तक ये दिया है, ठीक है, के ना के मांगा, जैसे ये जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, यहाँ पे लेड, ठीक है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे अपने को सिल्वर, और यहाँ सबसे लास्ट में अपने को दिए क्या, गोल्ड दिए। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये जो ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे जैसे आप हाइड्रोजन से जैसे ऊपर की तरफ जाओगे, ठीक है, तो जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी या आप कह सकते हो अभिक्रियाशीलता है, वो क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और नीचे जाओगे तो ये क्या हो जाएगी, जो रिएक्टिविटी है या आपको अभिक्रियाशीलता है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि ऊपर वाले जो भी एलिमेंट्स हैं वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट्स को उनके साल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। जैसे आप कोई भी सिंपल एग्जांपल लेके चलो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको क्या दे रखा है, जैसे मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम या आप कैल्शियम या किसी का भी आप क्या उठा सकते हो, एग्जाम्पल उठा सकते हो। जैसे आपने क्या लिया, मैग्नीशियम लिया और उसको डाल दिया किसमें, कॉपर सल्फेट में। ठीक है, तो हम इस अभिक्रियाशीलता श्रेणी में देखेंगे तो मैग्नीशियम तो ऊपर है और कॉपर क्या है, नीचे है। तो यानी जो नीचे वाला जो तत्व है या नीचे वाला जो एलिमेंट है वो क्या है, ऊपर वाले से कम रिएक्टिव या अभिक्रियाशील है। तो इसका मतलब जो ऊपर वाला एलिमेंट्स है वो नीचे वाले एलिमेंट्स को उसके साल्ट सॉल्यूशन या हम कहेंगे लवणीय विलयन से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। ठीक है, तो यानी जो ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी है ये हमें हेल्प करेगी किसको समझने में, कोई भी जो एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्टिविटी को समझने में कि उनकी कितनी की ज़्यादा अभिक्रियाशीलता होती है। और एक जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जितनी भी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जितनी भी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है यानी जो विस्थापन अभिक्रिया होगी, ठीक है, वो सारी की सारी क्या होती है, एक्जोथर्मिक होती है। क्या होती है, एक्जोथर्मिक होती है, मतलब वो क्या होगी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थी अपनी क्या, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। इनमें आप कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हो, जैसे और भी अगर आप चाहो तो जैसे लेड नाइट्रेट दिया है। ठीक है, अगर लेड नाइट्रेट में अगर आप कॉपर डालोगे, ठीक है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि जो लेड है वो क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, और जबकि कॉपर कहाँ है, नीचे दिए। अगर ये उल्टा होता कि यहाँ पे आपको क्या दिया होता, कॉपर नाइट्रेट दिया होता और आप इसमें लेड डालते, तो हमें क्या मिलता, लेड नाइट्रेट मिलता। ठीक है, और कॉपर अलग हो जाता। तो ये थी विस्थापन अभिक्रिया या जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। इसके बाद जो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे वो अपने को दे रखी है क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने यही स्टडी किया था कि इस टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है जिसके अंदर कोई भी जो एलिमेंट होता है वो क्या करेगा, अपने से जो लो रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उसको क्या है, उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया वो होती है जिसमें कोई भी जो तत्व है वो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलयन से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, उसको हटा देगा, ठीक है, और उसकी जगह ले लेता है। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिए हैं वो दी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो थर्ड रिएक्शन जो हम स्टडी करेंगे वो हम करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या इसको हम बोलते हैं क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अभी हमने सीधी डिस्प्लेसमेंट पढ़ी थी, अब क्या दे रखी है, डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब डबल का मतलब दो, दोनों तरफ होगा डिस्प्लेसमेंट। तो इस टाइप की जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो दो रिएक्टेंट होते हैं वो क्या करेंगे, अपने आयंस को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं और एक न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होगी, तो इसके अंदर लिखेंगे कि दोज रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट्स exchange their ions to form two न्यू कंपाउंड। यानी इस टाइप की रिएक्शन होगी कि जिसके अंदर जो दो रिएक्टेंट होंगे वो क्या करेंगे, अपने जो आयंस हैं उन आयंस को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिस अभिक्रिया में जो दो अभिकारक परस्पर आयनों का क्या कर लेंगे, आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान यानी एक्सचेंज करेंगे, आदान प्रदान करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, ठीक है। और ये जो अभिक्रिया होती है ये किस में होती है, एक्वस सॉल्यूशन में होती है। क्या होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। यानी कोई भी जो अभिक्रिया हो रही है वो क्या हो रही है, जलीय घोल के अंदर हो रही है। जिनके बीच में भी जो रिएक्शन हो रही है दो कंपाउंड्स के बीच में, दो रिएक्टेंट्स के बीच में या दो अभिकारकों के बीच में, उनका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, मतलब उनका जलीय घोल लेके चलते हैं। और ये जो रिएक्शन होती है ना, ये क्या होती है, एक आयनिक रिएक्शन होती है। क्या होती है, आयनिक रिएक्शन, मतलब आयनों की रिएक्शन होती है। ये क्या होती है, ये आयनिक अभिक्रिया होती है। और ये बहुत ज़्यादा तीव्र होती है क्योंकि आयन क्या होते हैं, फ्री होते हैं। तो इसका मतलब ये क्या होती है, ये फर्स्ट रिएक्शन के अंदर आती है। किस में आएगी, फर्स्ट रिएक्शन के अंदर। तो जैसे हम देखें, जैसे आपने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट लिया, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का आपने जलीय घोल लिया और उसको मिला दिया किसमें, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के अंदर, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि जलीय घोल के अंदर ही होती है। जैसे ही आपने सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को जल में घोला तो सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट अपने आयनों में टूट जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही दोनों को आपने मिक्स किया, मिक्स करते ही जस्ट वो रिएक्ट कर जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फर्स्ट रिएक्शन होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, हमें पता है जैसे ही आपने इसको मिक्स किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, और साथ में क्या मिलेगा, सोडियम नाइट्राइड, ठीक है।
तो इस रिएक्शन के अंदर हमें ये जो सिल्वर क्लोराइड के वाइट कलर के पीपीटी मिलेंगे। ठीक है, तो ये अभी हम स्टडी करेंगे इसी के अंदर। ठीक है, जैसे ये अपने को सिल्वर नाइट्रेट के दिए, इसी तरह अपने को दिए क्या, बेरियम क्लोराइड, और जो अपने को क्या दिए, सल्फ्यूरिक एसिड। इनका दोनों का भी एक्वस सॉल्यूशन दिए है। अगर आप इनको मिक्स करोगे तो हमें क्या मिलता है, बेरियम सल्फेट, और यहाँ पे क्या मिलेगा, HCl मिलेगा। तो ये जो है ये सॉलिड मिलेगा और ये क्या रहेगा, एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा। ठीक है, इसी तरह अपने को क्या दे रखा है, कॉपर सल्फेट दे रखा है। और जब हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट में से हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है उसको हम पास करते हैं, मतलब एक्वस जो H2S का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जैसे ही ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिलेंगे, यहाँ पे अपने को मिलेंगे कॉपर सल्फाइड के पीपीटी। ठीक है, और साथ में H2SO4। तो ये कुछ एक रिएक्शन है। इन रिएक्शनों में आप देख रहे हो कि आपने देखा था स्टार्टिंग के अंदर जो सिल्वर था वो नाइट्रेट के साथ जुड़ा हुआ है, बाद में ये क्या है, क्लोरीन को अपने साथ जोड़ लेगा, और इसी तरह सोडियम किसको जोड़ लेगा, नाइट्रेट को। तो दोनों रिएक्टेंट्स जो हैं वो अपने आयंस को आपस में क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। इसी तरह जो बेरियम है ये सल्फेट को जोड़ लेगा और हाइड्रोजन क्लोरीन से जुड़ जाएगी। तो आपस में जो हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, मतलब जो अभिकारक है वो अपने आयनों का क्या कर रहे हैं, आपस में या परस्पर क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उम्मीद है आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, और जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है, इन रिएक्शनों में आपने देखा कि ये सॉलिड सब्सटेंस मिल रहे हैं, साथ में क्या मिल रहे हैं, सॉलिड। ठीक है, तो इसलिए ये जितने भी जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उनको हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन एक तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होती है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसकी परिभाषा चेंज करके थोड़ा सा लिख सकते हो, वैसे तो परिभाषा यही रहेगी पर आप चेंज करके भी लिख सकते हो कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी होगी। तो उन रिएक्शन के अंदर इसने बताया कि जब दो रिएक्टेंट के एक सॉल्यूशन को आप मिक्स करते हो, ठीक है, तो जब वो आपस में रिएक्शन करेंगे तो वो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाएंगे, और उन कंपाउंड्स की जब फॉर्मेशन होगी तो उनमें से एक कंपाउंड जो होगा वो क्या होगा, एक इनसोल्यूबल साल्ट यानी अघुलनशील हमें क्या है, लवण मिलता है। ठीक है, और ये जो इनसोल्यूबल जो साल्ट हमें मिलेगा उसी को हम बोलते हैं प्रिसिपिटेट, और उसी के कारण इस रिएक्शन को बोला जाता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में हम क्या लिखेंगे, when, यानी हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन देख रहे हैं। ठीक है, प्रिसिपिटेशन या आप उसको बोल सकते हो प्रेसिपिटेशन, या आप उसको बोल सकते हो अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसने बताया कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, तो इसने बताया व्हेन दी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू आयनिक कंपाउंड, क्या होगा, टू आयनिक कंपाउंड्स का जो एक्वस सॉल्यूशन है जब उनको मिक्स करते हैं तो वो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे ना, तो क्या बनाएंगे, टू फॉर्म 2 or more न्यू कंपाउंड्स, दो या दो से ज़्यादा नए कंपाउंड बनाएंगे, इन विच, और उनमें से क्या होगा, वन ऑफ द प्रोडक्ट, और उनमें से जो एक प्रोडक्ट होगा क्या होगा, इज इनसोल्यूबल साल्ट, या आप उसको क्या कह सकते हो, प्रेसिपिटेट। दस दिस रिएक्शन इज नाउन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यही बात इसने बताई है कि जब दो आपको कोई भी जो आयनिक कंपाउंड दिए हैं और उन आयनिक कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन यानी उन आयनिक कंपाउंड आयनिक यौगिकों के जलीय घोल को जब आप
क्या करते हो, मिक्स करते हो या उनकी अभिक्रिया करवाते हो। ठीक है, तो हमें क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा यौगिक मिलेंगे, नए यौगिकों का निर्माण होता है। उनमें से जो एक यौगिक होगा यानी एक जो उत्पाद होगा वो क्या होगा, अघुलनशील क्या होगा, एक अवक्षेप होगा या आप कह सकते हो लवणीय पदार्थ होगा, और उसी कारण इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो हम इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं क्या, जब दो आयनिक यौगिकों के जलीय, सीधा ही लिख लो, 2 आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन की परस्पर अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एक अघुलनशील अवक्षेप प्राप्त हो, तब वह अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये थी अवक्षेपण अभिक्रिया। इसके एग्जाम्पल हमारे पास काफ़ी है। जो भी हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी पढ़ी थी वो इसका एग्जाम्पल है। जैसे आपने क्या किया था, सिल्वर नाइट्रेट को मिक्स किया था सोडियम क्लोराइड में, तो इन दोनों का हमने एक सॉल्यूशन लिया था, हमने जलीय घोल लिया था, इन दोनों को हमने मिक्स किया तो हमें मिला था सिल्वर क्लोराइड, जो कि हमें सॉलिड स्टेट में मिला, यानी सफ़ेद रंग का नीचे क्या मिला, एक अवक्षेप प्राप्त होता है इस अभिक्रिया में। ठीक है, और ये सोडियम नाइट्राइट जो है ये क्या रहेगा, उसी घोल के अंदर ही उपस्थित रहेगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया या एग्जाम्पल हो गया, प्रिसिपिटेशन या अवक्षेपण अभिक्रिया में। बाकी जो आपने एग्जाम्पल देखने हैं तो वो सभी आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के सभी एग्जाम्पल किस में आएंगे, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में, या आप कह सकते हो द्विविस्थापन। जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है उसके जितने भी एग्जाम्पल हैं वो किसके एग्जाम्पल होंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया के अंतर्गत ही लिए जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर 1-2 बार और भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे लेड नाइट्रेट को, जैसे आपने क्या किया, लेड नाइट्रेट जो दिया है उसको मिक्स कर दिया किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। ठीक है, इनका हमने क्या लिया, एक्वस सॉल्यूशन लिया। ठीक है, जैसे इनको मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे मिलेगा लेड आयोडाइड प्लस में पोटेशियम नाइट्रेट। क्या मिलेगा, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो लेड आयोडाइड के हमें क्या मिलते हैं, येलो कलर के पीपीटी मिलते हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, एक अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज तक कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे गए हैं। तो उम्मीद है कि आज का ये जो टॉपिक है आपके समझ में आया होगा कि अभी हमने डिस्प्लेसमेंट और जो डबल डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया और उसके कुछ जो एग्जाम्पल है वो आज हमने यहाँ पे स्टडी किए हैं। ठीक है, अगर आप शॉर्ट व्यू में देखना चाहो तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी उसमें क्या हुआ था और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ था। ठीक है, कई बार ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया है, जैसे आपको दिया था कि एक बीकर दे रखा है और उस बीकर के अंदर ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिया है। क्या दिए, ब्लू कलर, मतलब नीले रंग का कोई सॉल्यूशन दिए, और बाद में किसी ने कहा कि उसके अंदर हमने क्या डाल दी, आयरन नेल्स डाल दी, लोहे की कीलें डाल दी। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ, उसका जो कलर था वो क्या हो गया,
गायब हो गया। ठीक है, तो ये किस टाइप की रिएक्शन है? तो हमने देखा कि ये तो कोई सॉल्यूशन था और उसमें आपने आयरन नेल डाली, तो मतलब कोई सॉल्यूशन के अंदर जो एलिमेंट्स था उसको उसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर रहा है। तो सीधी सी बात है, ये किसका एग्जाम्पल होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने देखा था कि ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट का था और आयरन नेल उसमें लोहे की किले हमने डाली, तो लोहा क्या होता है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। यही हमने स्टडी किया था किसमें, रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। ठीक है, तो अगर आप शॉर्ट के अंदर इसको याद करना चाहो तो आप किस तरह कर सकते हो, वो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे ए कोई आपको कंपाउंड दिए और इधर क्या दिए, BC। ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट व्यू के अंदर ये समझ सकते हो, ये अपने को क्या दिया, कोई साल्ट दिए। ठीक है, और ये कोई एलिमेंट दिए। ठीक है, यानी ये कोई तत्व है और ये क्या है, यौगिक है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में क्या होगा, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील मान के चलते हम क्या है, ए है, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है, बी को हटा देगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा। ठीक है, और बी क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, इसका साल्ट मिल रहा है और ये जो एलिमेंट है वो अलग हो रहा है। ठीक है, तो ये यौगिक में मिल रहा है और ये जो तत्व है ये क्या हो गया, अलग हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, उच्च या अधिक क्रियाशील तत्व है, अधिक क्रियाशील है। ठीक है, या आप कह सकते हो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। क्या ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, और ये क्या होगा, लो रिएक्टिव एलिमेंट होगा। क्या होगा, लो रिएक्टिव एलिमेंट, या आप कह सकते हो कम अभिक्रियाशील, कम अभिक्रियाशील। ठीक है, तो शॉर्ट में आप इसको याद रख सकते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए भी आप याद रख सकते हो, जिंक और कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ बना था जिंक सल्फेट और ये मिला था कॉपर। तो ये सारी बातें इसी रिएक्शन के ऊपर लागू हो रही है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हम स्टडी कर रहे हैं, कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन जो हम स्टडी करेंगे वो कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, उदासीन। ठीक है, तो हिंदी में क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होती है उसमें ये जो हमें किसके बीच में देखने को मिलेगी, ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है हमें देखने को मिलती है कोई एसिड और बेस के बीच में। ठीक है, तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है कि कोई जो एसिड है उसके एक्वा सॉल्यूशन को कोई भी जो बेस के एक्वा सॉल्यूशन में जैसे ही हम मिक्स करेंगे तो वो क्या होते हैं, उनके जो आयंस होते हैं वो मचुअली क्या करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो आयंस हैं उनके एक्सचेंज से क्या मिलेंगे, हमें साल्ट और वाटर मिलते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम सीधी लिख सकते हैं कि व्हेन एन एसिड, या हम कह सकते हैं व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड बेस react with each other result in the formation of a salt and water. तो दिस रिएक्शन इज नाउन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी हम कह सकते हैं कि जब किसी अम्ल व क्षार का जलीय विलयन परस्पर
अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं, तब वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने HCl लिया जो कि एक एसिड होता है। ठीक है, और इसी तरह हमने क्या लिया, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जो कि क्या होगा, एक बेस होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि इस अभिक्रिया में क्या होगा, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो जो एसिड होता है वो अपना आयन देगा, कौन सा, H पॉजिटिव। ठीक है, और जो बेस होगा वो अपना कौन सा देगा, OH। ठीक है, और पीछे जो रह गए वो कौन से रह गए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एसिड से क्या आया, H। ठीक है, और बेस से क्या आया, OH आया। तो एसिड बेस चैप्टर जब हम स्टडी करेंगे तब भैया आपको क्लियर हो जाएगा कि जितने भी एसिड होते हैं वो प्रोटॉन देते हैं, मतलब H देंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे, जबकि बेस जो होंगे वो हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। जब ये दोनों अपने जिन्हीं गुणों के कारण, यानी जिस चीज़ के कारण वो अपना गुण दिखाते हैं, यानी जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एसिड की वो H के कारण है और बेस की OH के कारण है। जब ये दोनों ही आपस में जुड़ के न्यूट्रल हो जाएंगे तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे वाटर मिल रहा है और ये हमें क्या मिल रहा है, साल्ट मिल रहा है। मतलब यहाँ पे हमें क्या मिला, लवण और जल मिले। ठीक है, जब किसी अम्ल यानी एसिड ने किसी बेस यानी क्षार के साथ अभिक्रिया की तो हमें क्या मिले, जल और लवण मिले। ठीक है, तो ये क्या होगी, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आप जितने भी जो टाइप्स हैं उनके अंदर स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो मिनरल एसिड जितने भी हैं जैसे HCl है, मिनरल क्यों, दूसरे एसिड भी ले सकते हो, HNO3 जिसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, CH3COOH जिसको हम क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसी तरह हम बेस ले सकते हैं जो कॉमनली यूज़ करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यानी सभी बेस के अंदर OH मिलेगा। ठीक है, तो इन सभी के एग्जाम्पल आप देख सकते हो, इनमें से आप कोई भी उठा लो। जैसे यहाँ पे हमने उठाया सल्फ्यूरिक एसिड और ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो ये क्या एक बेस है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमें पता है साल्ट और वाटर मिलेंगे। तो हमें पता है ये OH देगा, यहाँ से H आएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, H2O। ये तो वाटर मिल गया, बाकी पीछे क्या बचा, मैग्नीशियम और सल्फेट, तो ये क्या मिल गया, साल्ट मिल गया। ठीक है, तो यानी जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, साल्ट प्लस वाटर मिलेंगे। ठीक है, तो इन सभी की आप जितनी चाहो उतनी रिएक्शनें लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे नाइट्रिक एसिड लिया, ठीक है, या आप यहाँ पे ये नाइट्रिक एसिड ले लो और यहाँ आपने ऐड कर दिया इसमें क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट, मतलब ये साल्ट मिल गया, और साथ में क्या मिल गया, वाटर, क्योंकि ये क्या था, एक एसिड था और ये क्या था, एक बेस था। जब दोनों ने रिएक्शन की तो क्या मिले, साल्ट और वाटर। मतलब यहाँ पे अम्ल और क्षार ने अभिक्रिया की तो लवण और जल मिल रहे हैं। तो इस तरह आप जितनी चाहो उतनी रिएक्शनें यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे ये हमें दे रखा है क्या, एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड बोलते हैं, और इसमें आपने डाल दिया क्या, मान लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, OH है ना, मतलब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या एक बेस है। ठीक है, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, ये साल्ट मिलेगा अमोनियम एसीटेट का, और साथ में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो इस तरह के कुछ एक केमिकल रिएक्शंस जो है आप कर सकते हो।
तो हमने यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसमें अभी तक 5 या 6 टाइप की केमिकल रिएक्शन स्टडी की है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम इम्पोर्टेंट एक रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन, या उसको हिंदी में उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, जिससे रिलेटेड कंपटीशन में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसको हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू, आज के लिए इतना।